दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है बुधवार 15 जून 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी खुशखबरी दी है। यह मोदी सरकार ने निर्देश दिया है कि अगले 1.5 साल में 10 लाख सरकारी भर्ती की जाएगी। ये काम मिशन मोड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस ने ये जानकारी मंगलवार को ट्वीट करते हुए दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि सभी विभागों और मंत्रालय में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया गया है कि सरकार द्वारा अगले 1.5 सालों में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए। आपको बता दूं कि बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के कार्यकाल में देश में बेरोजगारी बढ़ी है। विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव भी बनाता आया है। इससे पहले अप्रैल में पीएम मोदी ने शीर्ष सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की थी और उन्हें अलग अलग सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के लिए कहा था ताकि अवसर पैदा हो। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून की दस्तक होते ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जब नेपाल और सीमांचल में लगातार बारिश होने से बिहार की सभी बड़ी नदियां उफान पर है। जब कोसी नदी एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कमला, गंडक और बागमती नदियां भी अलर्ट लेवल को पार कर गई है। अगर 24 घंटे के भीतर नेपाल में बारिश नहीं थमी तो फिर बागमती और गंडक का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर जाएगा। गंडक नदी गोपालगंज के बाद मुजफ्फरपुर में, जबकि कमला मधुबनी में खतरनाक ढंग से बह रही है। जब नदियों के जलस्तर को बढ़ता देख करके जल संसाधन विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जब विभाग ने अपने इंजीनियरों को अलर्ट कर दिया है और तटीय इलाकों की चौकसी बढ़ा दी है। नेपाल के तराई इलाके के साथ साथ उत्तर बिहार की नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बीते 72 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। इस कारण नदियों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। कोसी नदी सोमवार को सुपौल में खतरे के निशान को पार कर गई, जहां इसके जलस्तर खतरे के निशान से 71 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पटना, नालंदा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार समेत बिहार के सभी जिलों में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। यह खबर के अनुसार गृह विभाग ने कोरोना के होते फैलाव के कारण अब बिहार के सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने पर रोक लगा दी है। जहाँ अगले 2 महीने किसी भी सरकारी दफ्तर में बायोमेट्रिक माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं होगा, यानी कि हाजिरी नहीं होगा। दोस्तों बात करते हैं कि देश के इतिहास को फिर से लिखे जाने की चर्चा तेज हो गई है। जब पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस पर टिप्पणी किए जाने के बाद ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है। हालांकि बीजेपी की सहयोगी दल जेडीयू ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतिहास को फिर से लिखे जाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान देते हुए कहा था कि अब इतिहास को फिर से लिखने का समय आ गया है। अमित शाह ने कहा था कि इतिहास की मौजूदा किताबों में इतिहासकारों ने सिर्फ मुगलों का महिमा मंडन किया है, जबकि इतिहास के पन्नों में अन्य शासकों की वीरता का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा था कि उस समय के कुछ लोगों ने इतिहास को विकृत करके दिया था, जिसे सही करने की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इन बातों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इतिहास को फिर से लिखे जाने की क्या जरूरत है। इतिहास जो है वह है, उसे कोई कैसे बदल सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हंसते हुए कहा कि मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि कोई मौलिक इतिहास को कैसे बदल सकता है। भाषा का मामला अलग है, लेकिन इतिहास तो इतिहास है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद एक बार फिर से बिहार में सियासत तेज हो गई है। इतिहास के फिर से लिखे जाने के मुद्दे पर दोनों सत्ताधारी दलों की राय अलग है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर के आने वाले दिनों में बीजेपी और जेडीयू के बीच तल्खी बढ़ सकती है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई मुद्दों पर दोनों दलों के अलग अलग रुख सामने आ चुके हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से बिहार की राजनीति गरमाने वाली है।
दोस्तों बात करते हैं कि कुपोषण खत्म करने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने गरीब परिवार को राशन की दुकानों के माध्यम से पौष्टिक चावल की आपूर्ति का फैसला किया था। इसी महीने से ये योजना शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के लिए कुपोषण को दूर करना सबसे जरूरी है। इसके लिए प्रयास तो पहले से ही होती आ रही है, लेकिन अब तक अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। जब पहली बार सरकार ने कुपोषण खत्म करने के लिए ठोस पहल की है। इसके लिए सरकार ने लोगों के सबसे पसंदीदा भोजन चावल को ही अपना हथियार बनाया है। जहाँ फोर्टिफाइड चावल की खूबियों का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। जब सरकारी राशन दुकानों पर ये चावल नहीं मिले तो फिर आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं और ये नंबर है 1800-3456-194 और 1967। इन दोनों नंबर पर आप कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं अगर आपको फोर्टिफाइड वाली चावल नहीं मिले तो। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पुलिस की साइबर सेल से बचने के लिए अब अपराधी रंगदारी और फिरौती मांगने के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं। जहां अपराधी चाइनीज स्नूप कॉल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और बेखौफ होकर के रंगदारी एवं फिरौती वसूल रहे हैं। इसके जरिए साइबर फ्रॉड करके लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे भी निकाले जा रहे हैं। जहाँ पुलिस के साइबर सेल चाइनीज कॉल ऐप को सही से ट्रैक नहीं कर पा रही है। दरअसल मोबाइल में सिम नहीं है तो भी वाईफाई से कनेक्ट करके चाइनीज ऐप से कॉल किया जा सकता है। यह सबसे खास बात यह है कि अपराधी जो चाहेगा वह नंबर ही फोन रिसीव करने वालों के मोबाइल में नजर आएगा। ऐसे कॉल को ट्रेस करना भी मुश्किल है और रिटर्न कॉल भी नहीं हो पाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गर्मी की छुट्टी के बाद आज यानी कि 15 जून से सभी बिहार के सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। इस बीच भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय जिलों के स्तर पर निर्धारित किया जा रहा है। जहाँ पटना जिले में आगामी 30 जून तक स्कूल संचालित करने का समय 6:30 बजे से 10:30 बजे तक रखा गया है। प्राथमिक विद्यालय में 10:45 तक बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी अमित कुमार का कहना है कि राज्य सरकार के आदेश के बाद आज 15 जून को सभी सरकारी स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसके लिए स्कूलों में तैयारियां शुरू कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि आखिर बिहार के कामगार रोजी रोटी की खातिर कब तक परेशान होते रहेंगे। ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक बार फिर से कोसी सीमांचल के मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। जब मजदूर सहरसा, सुपौल, पूर्णिया और वैशाली स्टेशन से ट्रेन पकड़ करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। जब पंजाब और हरियाणा जाने वाले मजदूरों की भीड़ एक दिन पहले बिहार के इन जिलों के रेलवे स्टेशनों पर लग जाती है। आपको बता दें कि धान रोपण का सीजन रहने के कारण पलायन की रफ्तार तेज है। रोजगार की तलाश में हर दिन मजदूरों की टोली सहरसा से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों से प्लान कर रहे हैं। जब ट्रेनों में क्षमता से अधिक यात्री सवार होकर के गए हैं, जिससे शौचालय तक में जगह नहीं बची है। जब भीड़ की वजह से कई मजदूर यात्री 1200 से 1500 किलोमीटर दूरी का सफर खड़े खड़े करने को मजबूर है। प्लान करने वाले मजदूरों को सामान्य रूप से यदि ट्रेन में जगह मिल जाती तो ठीक, नहीं तो फिर ट्रेनों की संख्या कम होने से कई दिनों तक उन्हें स्टेशन पर पड़े रहने के बाद भी ट्रेनों में जगह नहीं मिल पाती है। ऐसे में या तो उन्हें ट्रेन के टॉयलेट या फिर ट्रेन के अंदर लटक करके सफ़र करना पड़ता है या फिर वे अगली ट्रेन का इंतजार करते रह जाते हैं। सवाल यह है कि इतनी मजबूरी में सफ़र आखिर क्यों? इस सवाल के जवाब में मजदूर कहते हैं कि यहाँ काम नहीं मिलता है। जब मिलता भी है तो फिर सही समय पर दिहाड़ी नहीं मिलती है। यदि बाहर नहीं जाएंगे तो फिर उनका परिवार क्या खाएगा? दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नुपुर शर्मा के बयान के बाद पैदा हुए हालात पर कहा है कि उसमें तो पार्टी ने एक्शन ले ही लिया है। इसको लेकर के देश में कई जगह प्रदर्शन भी हुए हैं। हमने अधिकारियों को कह दिया है कि जरा इसको देखिए, बिहार में तो कोई इधर उधर की बात नहीं है। इस मामले में पार्टी ने कार्रवाई की है, FIR भी हो गई है। इसके बाद भी ऐसी बातें हो रही है तो फिर इस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमको तो लगता है कि कुछ लोग जानबूझ करके झगड़ा करना चाहते हैं। जब कोई जरूरी नहीं है कि स्वाभाविक रूप से सब चीज़ें हो। हमको तो आश्चर्य होता है। बिहार में भी कुछ जगहों पर प्रदर्शन हुए तो हमने अधिकारियों को कहा है कि देख लीजिए। खैर बिहार में ऐसी कोई स्थिति अभी नहीं है। यहाँ वैसा किसी तरीके से माहौल नहीं है। जहाँ सब नॉर्मल है। इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रभावित नहीं करना चाहिए। कुछ लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं जब, मगर यहाँ प्रशासन सतर्क है। दोस्तों बात करते हैं कि सड़क पर यात्रा करते समय हर किसी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। जब ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर आपका चालान काटा जा सकता है। इतना ही नहीं, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को जेल भी हो सकती है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को कुछ नियमों की जानकारी नहीं होती है और वे अनजाने में यातायात नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। ये भी एक गंभीर मामला है। सड़क पर यात्रा करने वालों को यातायात नियमों की जानकारी जरूरी होनी चाहिए। ऐसे में अभी हम आपके लिए एक ऐसे ट्रैफिक नियम के बारे में जानकारी देंगे जिसका उल्लंघन
करने पर आपका 10,000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता नहीं देने के बारे में। ये नियम आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता देने से संबंधित है। मौजूदा यातायात नियमों के अनुसार किसी भी मोटर वाहन चालक को आपातकालीन गाड़ियों को ओवरटेक करने के लिए रास्ता देना आवश्यक है। यानी कि अगर आपको रास्ते में कोई आपातकालीन गाड़ी दिखाई दे जो आपके पीछे है, उसे तुरंत ओवरटेक करने का रास्ता देना चाहिए। ऐसा न करने पर आपका चालान काटा जा सकता है। इस नियम का उल्लंघन न करें, ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना लगना तय है। संशोधित एमवी अधिनियम की धारा 194(ई) के तहत चालान काटा जाएगा। दमकल वाहनों और एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता देना अनिवार्य है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता नहीं देने पर गाड़ी मालिकों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और संशोधित एमवी एक्ट की धारा 194(ई) के तहत चालान काटा जा सकता है। इस धारा में सड़क पर फायर ब्रिगेड या फिर एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं की गाड़ियों को मुफ्त मार्ग नहीं देने पर जुर्माने के बारे में बताया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर हम किसी सड़क से गुजर रहे हों और अचानक वहां 500 रुपये के नोटों की बारिश होने लगे तो हमारा हैरान होना लाजमी है। जहां इन दिनों सोशल मीडिया पर हैदराबाद का एक शॉकिंग वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जब वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर अचानक से 500 रुपये के नोटों की बारिश होने लगी है। इसके बाद वहाँ मौजूद लोग कथित तौर पर नोटों को लूटते हुए नजर आया। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल ये नोट शादी में उड़ाए गए हैं। या आपने अक्सर देखा होगा कि लोग शादियों में नोट उड़ाते हैं, लेकिन लोग अमूमन 10-20 रुपए के नोट उड़ाते हैं। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा अमीर हो तो फिर वह 50 या फिर 100 रुपए के नोट भी उड़ाते नजर आ जाएंगे। लेकिन शायद ही आपने किसी को शादी में 500 रुपए के नोट उड़ाते देखे होंगे। अच्छा, वो भी एक दो नहीं बल्कि शख्स 500 रुपए के नोटों की गड्डी उड़ाते हुए नजर आया। अच्छा, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से तो वायरल हुआ है और ट्विटर पर शेयर किया गया है। आप देख सकते हैं कि हैदराबाद के चार मीनार के पास शख्स 500 रुपए के नोटों की गड्डी उड़ा रहा है। वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक बारात जा रही है। इस दौरान एक शख्स एक ऊंची जगह पर चढ़ता है और 500 रुपए के नोटों को हवा में फेंक देता है। जहां रिपोर्ट्स के अनुसार एक शख्स ने बारात में 2 अलग अलग मौकों पर 500 रुपए के नोट उड़ाए हैं। आप देख सकते हैं कि कारों और मोटरसाइकिल पर सवार लोग गुलजार हौज में रुकते हैं। ये लोग शेरवानी और फिर कुर्ता पहने हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं में शामिल एक शख्स गुलजार हौज फव्वारे की तरफ बढ़ता है और 500 रुपए के नोटों का बड़े बंडल हवा में उड़ा देता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कई लोग इन नोटों को लूटने लगते हैं। ये स्थानीय लोग बताए जा रहे हैं जो पैसे की बारिश के दौरान नोट लूटने पहुंच जाते हैं। इस दौरान कुछ लोगों ने अपने फ़ोन में इस अजीबोगरीब घटना को रिकॉर्ड कर लिया, जो आपको भी हम शेयर कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश भर में 13 जून को 200 से अधिक स्थानों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खास तरह के मेले का आयोजन किया जा रहा है। 200 से अधिक स्थानों पर इन मेलों में युवाओं को हजारों रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए 36 से अधिक अलग अलग सेक्टरों से संबंधित 1000 से अधिक कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही है। यह कंपनियां प्रशिक्षण देने के लिए भी प्रशिक्षुओं का चयन करेगी। इन मेले के जरिए 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण से जोड़ने का काम किया जाएगा। 5वीं से 12वीं कक्षा पास करने वाले प्रमाण पत्र, कौशल विकास प्रमाण पत्र वाले ITI डिप्लोमा या फिर स्नातक डिग्रीधारी इन काम धंधों के अवसरों के लिए साक्षात्कार दे सकते हैं। जहां उम्मीदवारों को विकल्प दिया जाएगा कि वे 500 से अधिक काम धंधों में से किसी का भी चयन करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधान परिषद की 7 सीटों के लिए सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। सोमवार को सभी नवनिर्वाचित 7 MLC को उनके प्रमाण पत्र सौंपे गए हैं। उम्मीदवार का नाम वापस नहीं लेने से सभी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। सभी 7 उम्मीदवारों को निर्वाचन का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया है। 7 सीटों में सबसे अधिक 3 सीट RJD के उम्मीदवार विजय हुए हैं। RJD की ओर से अशोक कुमार पांडे, मुन्नी रजक कारी साहब और JDU के 2 उम्मीदवार अशफाक अहमद खान, रविंद्र प्रसाद सिंह, भाजपा की ओर से हरी सहनी, अनिल शर्मा का निर्वाचन हुआ है। मगर खास बात यह है कि RJD के सबसे ज्यादा 3 उम्मीदवार विधान परिषद के सदस्य बने। इसके बावजूद भी विधान परिषद में सबसे बड़े दल के रूप में JDU ही होगी। 2 उम्मीदवारों के जीतने के बाद JDU के MLC की संख्या 25 हो गई है, जो अभी 28 है। दरअसल जिन 7 सीटों पर चुनाव हुआ उनमें JDU के 5 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जहाँ वहीं एक भाजपा, एक VIP के सदस्य हैं। ऐसे में JDU को 2 सीट जीतने पर 3 सीटों का नुकसान हुआ है, जबकि भाजपा को 1 सीट का फायदा हुआ है।
दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी कर दी है। आज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई उछाल नहीं हुआ है, यानी कि आज दाम नहीं बढ़ाए गए हैं बल्कि आज दाम घटे हैं। जब पेट्रोल में 79 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 74 पैसे प्रति लीटर की गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी पटना में पेट्रोल 107 रुपये 76 पैसे और डीजल 94 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मुजफ्फरपुर में 108 रुपये पेट्रोल बिक रहा है। पूर्णिया में 108 रुपये 98 पैसे यानी कि 9 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है। जब भागलपुर में 107 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है। किशनगंज, अररिया और कटिहार में करीब 109 से 110 रुपये के बीच में पेट्रोल प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। गया जिला में 108 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है। आपको बता दूं कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी जाती है, जिसके बाद सुबह 6 बजे से ही नए रेट लागू हो जाते हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, वेट और अन्य चीज़ें जुड़ जाने की वजह से इसका दाम मूल्य भाव से लगभग दोगुना हो जाता है। इस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम इतने अधिक हो जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाया है, लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाओं को जताया है। यहाँ ये बातें हम नहीं बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लाजपत पार्क मैदान में भाजपा की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। जब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार राष्ट्र की सेवा में लगे हैं, वे हर गरीब के दिल में बसते हैं, इसलिए विपक्ष दल चाहे जितनी भी ताकत लगा ले उनकी साजिश सफल नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि मोदी आम लोगों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जिस तरीके से भागीरथ ने तपस्या करके लोगों के कल्याण के लिए गंगा को धरती पर उतारा, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 8 साल के कार्यकाल में विकास की गंगा को जन तक पहुंचाया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन हो गए हैं। जी हाँ, यानी कि बिहार में मानसून प्रवेश कर गए हैं। मानसून के बिहार में प्रवेश करने को लेकर के मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान सटीक रहा है। जब बिहार में मानसून तय समय यानी कि 13 जून को पूर्णिया के रास्ते दस्तक दी है। इसका प्रभाव किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल जिला में दिखने लगा है। जब पटना में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार की माने तो अगले 3 से 4 दिनों में मानसून का असर बिहार के अन्य हिस्सों में भी दिखने लगेगा। वहीं 15 से 17 जून के बीच बिहार में आंधी, पानी, आकाश से बिजली चमकने के साथ मानसून की बारिश का अनुमान है। जून में तलहटी वाले जिलों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। जब पिछले 4 सालों से समय पर बिहार में मानसून का आवागमन होता रहा है। जब गया और पटना में मानसून आने की मानक तिथि 16 जून और छपरा में 18 जून है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो मानसून के प्रसार के लिए स्थितियां अनुकूल है। जब पिछले साल भी बिहार में मानसून का प्रवेश बिहार के रास्ते ही हुआ था। जब पिछले साल प्री मानसून बारिश और औसत से बेहतर हुई है। इस बार यह आंकड़ा कम है। जब खास करके दक्षिण और मध्य बिहार में मानसून से पहले जोरदार गर्मी पड़ी है। जब बिहार में सीमांचल क्षेत्रों के रास्ते दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन होता है। मानसून आने की निर्धारित तिथि 11 से 13 जून के आसपास है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप बिहार के वैशाली, सारण, छपरा या फिर पटना से आते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है। दरअसल पटना और वैशाली जिला के अंतर्गत गंगा नदी पर बने पीपा पुल जो कच्ची दरगाह रुस्तमपुर यानी कि राघोपुर वैशाली के बीच है, उस पर गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। यह 15 जून से यानी कि आज से ये प्रभावी होगा। जी हाँ, आज से ये पुल बंद हो जाएगा। इस तरीके से गयासपुर से काला दियारा के बीच पीपा पुल और सारण जिला के अंतर्गत दानापुर से पानापुर के बीच भी पीपा पुल पर 15 जून से यानी कि आज से गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। इसके लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार खास करके पटना में कोविड संक्रमण के मामले अचानक से तेजी से बढ़ने लगे हैं। जब 1 जून से ही बिहार में कोविड के मामले बढ़ने का ट्रेंड देखा जा रहा है। जब पटना जिले में सोमवार को 2 और 5 वर्ष के बच्चों समेत 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से 5 लोग एक ही परिवार के हैं जो MLC फ्लैट में रह रहे हैं। इसके साथ ही जिले में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर के 84 हो गई है। पूरे बिहार में कल कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं। जब बीते दिनों की तुलना में नए मामले में मामूली कमी आई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खनन बंद होने के बाद बालू की कालाबाजारी चरम पर है। आलम यह है कि बाजार में बालू की कीमत दोगुने से ज़्यादा हो गई है। जहां आम जनता बालू के लिए दर दर भटक रही है, फिर भी उन्हें ज़रूरत के मुताबिक बालू नहीं मिल पा रहा है। अगर बालू मिल भी रहा है तो फिर इसके लिए उन्हें दोगुने से ज़्यादा की रकम चुकानी पड़ रही है। इस समय बिहार में बालू माफिया और बिचौलियों की बल्ले बल्ले हो रही है। वे ज़रूरतमंदों से मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। इसके पीछे बालू की किल्लत बताई जा रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि सभी जिलों में
में बालू के पर्याप्त भंडार हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब बिहार में हर महीने औसतन 4 से 5 करोड़ घन फीट बालू की खपत होती है। इस आधार पर विभाग ने कम से कम 16 करोड़ घन फीट बालू के स्टॉक की योजना बनाई है। इसके बाद भी बिहार में ना तो अवैध खनन पूरी तरीके से बंद हो पाया है और न ही कालाबाजारी रुक पाई है। बिहार में बड़े पैमाने पर बालू का अवैध कारोबार हो रहा है। जहाँ कारोबारी खुलेआम बालू का अवैध खनन कर रहे हैं और फिर उसे मनमाने दाम पर लोगों को बेच रहे हैं। राजधानी पटना समेत तमाम जिलों में बालू के लिए लोग बाजार में भटक रहे हैं। जब कोर्ट के निर्देश के तहत इस साल 1 जून से ही बिहार में बालू का खनन बंद कर दिया गया है। जब कोर्ट के आदेश के बाद नए सिरे से बालू घाटों की बंदोबस्ती होनी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम तेजी के साथ चल रहा है। मेट्रो स्टेशन को लेकर की भी तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगी है। फिलहाल पहले और दूसरे कॉरिडोर को मिलाकर के कुल 24 स्टेशन बनाए जाने हैं, जहां इनमें से 12 मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के अंदर होंगे, जबकि 12 स्टेशन एलिवेटेड यानी कि जमीन से ऊपर होंगे। रूट का सर्वेक्षण करने के बाद ये फैसला किया गया है कहाँ जमीन के नीचे मेट्रो स्टेशन होंगे और कहाँ जमीन के ऊपर मेट्रो स्टेशन होंगे, उन जगहों को भी चिन्हित कर लिया गया है। पटना मेट्रो के ऑपरेशनल होने के बाद बिहार वासी भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरह बिहार की राजधानी पटना में भी मेट्रो की सवारी का आनंद उठा सकेंगे, साथ ही जाम मुक्त यात्रा भी कर सकेंगे। जब पटना मेट्रो की सुविधा लोगों को जल्द से जल्द मिले, इसे लेकर के तेजी से काम चल रहा है। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनने वाले स्थानों को चिन्हित करके उन जगहों को घेराबंदी करने का काम चल रहा है, जहां इनमें आकाशवाणी, गांधी मैदान, पटना विश्वविद्यालय और मोइनुल हक स्टेडियम का इलाका शामिल है। यहां अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाना है। इसके लिए मिट्टी की जांच और दूसरे काम पूरे किए जा रहे हैं और खुदाई का काम शुरू हो गया है। जब तकनीकी कार्य पूरा हो जाने के बाद यहां स्टेशन का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार डीएलएड कोर्स 2021-23 के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी गई है। वे कैंडिडेट जो किसी वजह से अब तक आवेदन न कर पाए हों, जहां वे अब फॉर्म भर सकते हैं। बिहार डीएलएड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 2 दिन का समय और दिया गया है। अब इस परीक्षा के लिए 15 जून 2022 तक अप्लाई किया जा सकता है। जहाँ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि BSEB ने इसको लेकर के ट्विटर पर मैसेज शेयर करके जानकारी दी है। ये जानकारी वीडियो के माध्यम से शेयर की गई है। जब बिहार डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बिहार डीएलएड के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होगा। आपको बता दूं कि बिहार BSEB डीएलएड कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 11 जून 2022 के दिन बंद होनी थी, जिसे आगे बढ़ा करके 15 जून 2022 कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ड्राइविंग की परीक्षा में 99.56% पास करने वाले चालक गाड़ी चलाते समय सड़कों पर फेल हो जाते हैं। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि बिहार में हो रही सड़क दुर्घटना में 80% गलती चालकों की होती है। इससे ये सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि DTO ऑफिस किस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर रहा है। जहां अफसरों की सुस्ती का परिणाम है कि सरकार की लाख कोशिश के बावजूद भी बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,25,921 आवेदन दिए हैं, जहाँ इनमें से 1,25,379 चालक पास हो चुके हैं। मात्र 542 ही फेल हुए हैं, जहाँ इनमें से भी सबसे अधिक 424 आवेदक पटना के हैं। जब बिहार के 20 जिले ऐसे हैं जहाँ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कराने वाले एक भी फेल नहीं हुए हैं। जी हाँ, आसानी से समझा जा सकता है कि किस तरह धड़ल्ले से ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो रहा है। पटना से कम आबादी होने के बावजूद भी मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर, बक्सर, भभुआ में अधिक लाइसेंस जारी हो रहे हैं। जब बिहार में सबसे अधिक लाइसेंस जारी करने वाला मुजफ्फरपुर जिला है। मुजफ्फरपुर जिले में 15,442 आवेदकों ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था। आश्चर्यचकित यह है कि मुजफ्फरपुर DTO कार्यालय ने एक भी आवेदक को निराश नहीं किया है। कमाल यह है कि एक भी आवेदक फेल नहीं हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पटना जिले के बख्तियारपुर शहर में एक बार फिर से गंगा नदी की धारा पहुंच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल घोसवड़ी घाट पर पूजा अर्चना करने के बाद चैनल का उद्घाटन किया। इसके बाद खुद कुदाल से बांध की मिट्टी को हटा करके गंगा की धारा को चैनल में प्रभावित कराया है। जब बख्तियारपुर से 5 किलोमीटर दूर हो चुकी गंगा नदी की धारा अब इस चैनल के जरिए फिर से शहर तक पहुंच गई है। अब पूरे साल श्रद्धालु यहां गंगा नदी में डुबकी लगा सकेंगे। इस मौके पर घोसवड़ी घाट पर गंगा आरती का आयोजन भी किया गया। घाट पर गंगा नदी की मुख्य धारा से नवनिर्मित चैनल में गंगा जल प्रवाहित होते ही मुख्यमंत्री ने ताली बजा करके खुशी जाहिर की और गंगा को नमन किया।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि किसानों को बेवजह परेशान न किया जाए। साथ ही उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाएं ताकि कृषक इसका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के कार्य में प्रगति काफ़ी धीमी है। बैंकों को अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार किसानों को तमाम योजनाओं के जरिए लाभान्वित कर रही है। ऐसे में उन्हें किसी योजना का लाभ लेने से विलंबित करना ठीक नहीं है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के कार्य की भी समीक्षा की है। कृषि भवन में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के कार्य की प्रगति की समीक्षा पर असंतोष व्यक्त करते हुए बैंकों के कार्यकलापों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हम पिछली बार जिस जगह पर खड़े थे वहीं पर अभी भी हैं। इस दिशा में प्रगति शून्य है। उन्होंने इस योजना के प्रति बैंकों की उदासीन रवैये पर खेद प्रकट करते हुए निर्देश दिया है कि अगले बैठक से पहले एक अन्य बैठक का आयोजित किया जाए जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड से संबंध में प्रगति की समीक्षा की जा सके। दोस्तों बात करते हैं कि अपनी ही यानी कि भाजपा सरकार की आलोचना करने के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले भाजपा सांसद वरुण गांधी ने असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ की है। उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को विशेष धन्यवाद दिया है। जहां वरुण गांधी ने भाषण में बेरोजगारी का मुद्दा उठाने और ट्विटर पर उनके द्वारा शेयर किए गए डेटा का जिक्र करने के लिए ओवैसी का धन्यवाद किया है। जहां वरुण गांधी के अनुमान के मुताबिक सरकारी संस्थानों में करीब 60 लाख पद खाली हैं। जहां वरुण गांधी ने बेरोजगारी को लेकर के ट्वीट किया था कि बेरोजगारी लगभग 3 दशक में सबसे चरम पर है। एक तरफ युवा नौकरियों की अनुपलब्धता से निराश महसूस कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 60 लाख नौकरियां खाली पड़ी है। जब वरुण गांधी द्वारा शेयर किए गए इन आंकड़ों का ओवैसी ने हाल ही में अपने भाषण में जिक्र किया है। इन आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने वरुण गांधी का डेटा को शेयर किया है। जब वरुण गांधी ने ओवैसी को भाषण के वीडियो क्लिप के साथ हिंदी में ट्वीट किया है कि मैं आभारी हूं, रोजगार पर उठाए गए मेरे सवाल का जिक्र असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में किया है। जब ओवैसी ने अपने भाषण में युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं देने को लेकर के सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुख्य धारा के मुद्दों से युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक मुद्दों को भड़काने का भी आरोप लगाया है। ये पहली बार नहीं है जब वरुण गांधी को पार्टी लाइन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए देखा गया है। इससे पहले भी वरुण गांधी कई मौके पर भाजपा के खिलाफ बयान दे चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में पिछले हफ्ते शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद यूपी के प्रयागराज समेत अलग अलग शहरों में हुई हिंसा के बाद सख्त हुए प्रशासन ने प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद अहमद के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। जावेद अहमद जेएनयू की पूर्व छात्रा आफरीन फातिमा के पिता है। जहां आफरीन फातिमा के घर पर हुई इस कार्रवाई को देखते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर लेफ्ट संगठनों ने प्रदर्शन किया। जेएनयू के छात्रों का आरोप है कि मुस्लिमों को बुलडोजर की कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया है और वे इसकी निंदा करते हैं। लेफ्ट संगठनों के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान और सीआरपीएफ मौजूद रहे। जब प्रदर्शन शुरू होने के कुछ ही मिनटों में सीआरपीएफ के जवानों ने कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में लेकर के बस में बिठा दिया। आपको बता दूं कि जेएनयू में लेफ्ट संगठन के छात्रों ने फातिमा के समर्थन में जेएनयू में भी रविवार की रात को प्रदर्शन किया था। दोस्तों बात करते हैं कि हैदराबाद में एक बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी हो रही है। आने वाले शनिवार को 10 लाख लोगों को जुटाने का प्लान बनाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि जिन राजनीतिक दलों और संगठनों ने इन मिलियन प्रोटेस्ट का ऐलान किया है उनमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम का नाम नहीं है। तहरीक मुस्लिम सबान नाम की पार्टी ने इस मिलियन प्रोटेस्ट मार्च का ऐलान किया है। रविवार को पार्टी ऑफिस में इस सिलसिले में 4 घंटे तक एक बैठक चली, जिसके बाद ये तय किया गया है कि शनिवार 18 जून को धरना चौक से 1 मिलियन मार्च प्रोटेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इस मिलियन मार्च प्रोटेस्ट के मुख्य आयोजक तहरीक मुस्लिम सबान पार्टी के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक के मुताबिक इस प्रोटेस्ट में पीएफआई, एसडीपीआई, टीआरएस, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित तकरीबन 35 पार्टियां और धार्मिक संगठन हिस्सा लेंगे। मुश्ताक का कहना है कि एआईएमआईएम को इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वे समाज को तोड़ने के आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ऐसे में जहां कुछ संगठन पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर के नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरने की प्लानिंग में जुटे हुए हैं, तो वहीं हैदराबाद की कुछ मुख्य जमातों और फिर मौलानाओं का मानना है कि सड़क पर उतर करके विरोध करना सही तरीका नहीं है। यह शहर के सभी अहम
मौलानाओं ने एक बैठक के बाद कहा कि रसूल की शान में गुस्ताखी करने वालों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़क पर उतरना, प्रोटेस्ट करने के बजाय अलग अलग इलाकों में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाए। जिला कलेक्टर के दफ्तर के बाहर धरना दिया जाएगा। इन मौलानाओं का ये मत है कि ऐसे प्रोटेस्ट में भाग लेने वाले मुसलमान अमन पसंद है, लेकिन एक साजिश के तहत लोग इन प्रदर्शनों में शामिल होकर के हिंसा फैला रहे हैं और इसका नुकसान मुसलमानों को हो रहा है। मीटिंग में शामिल होने वाले मुस्लिम धर्म गुरुओं का यह भी मत है कि रसूल के खिलाफ बयानबाजी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और ऐसा करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की बजाय हुकूमत ने चुप्पी साध ली है। दोस्तों बात करते हैं कि रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट को रिलीज कर दिया है, जहां रिलीज करने की इजाज़त दे दी है। जमानत की शर्त के रूप में जमा किए गए पासपोर्ट को रिन्यूअल के लिए वापस किया गया है। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले केस में जमानत पर हैं, जब बीमार चल रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट रिलीज करने के लिए कोर्ट ने याचिका दायर की थी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा है कि कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति दे दी है, हमें ये कल तक मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के रोहतास में अजीबोगरीब घटना हुई है, जहां रोहतास जिला के डिहरी की रोहतास प्रखंड की ओर जाने वाली NH 2C सड़क तिलोथू क्षेत्र के चितौली के पास गर्मी के कारण सड़क फट गई। इस दौरान तेज आवाज हुआ और सड़क बीच से फट गया। इतना ही नहीं, कंक्रीट की सड़कें टूटकर बिखर गई। जब बताया जाता है कि चितौली के पास एक पुलिसिया है, जब वहाँ पर दोपहर में जब गर्मी बढ़ी तो फिर सड़क चटकने लगी, सड़क टूटने की आवाज़ भी होने लगी, जिसे लोग देख करके वहाँ पहुँचने लगे। लोगों ने बताया है कि गर्मी का पारा 40 से लेकर के 45 डिग्री तक पहुँच जा रहा है। ऐसे में तापमान बढ़ने से रोड गर्म हो जाता है तथा टूटता जा रहा है। ये नज़ारा देख करके लोग हतप्रभ है, जब भीषण गर्मी के कारण सड़कों का ये हाल हो गया है। आपको बता दूं कि इन दिनों बिहार में रोहतास जिला सबसे अधिक गर्मी का कहर झेल रहा है। जब रोहतास जिले में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, पारा 45 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। ऐसे में कंक्रीट की बनी सड़कें गर्म हो रही है, जिस कारण तिलोथू के पास सड़क अचानक चटकने लगी। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी ने इस सड़क को तोड़ दिया हो, लेकिन सूरज की गर्मी ने इस सड़क की ये हाल की है। जहाँ ये सड़क डिहरी से रोहतास ब्लॉक की ओर जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में उद्योगों की स्थापना को लेकर के इस बार नीतीश सरकार ज़्यादा गंभीर नजर आ रही है। यही कारण है कि उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। यहाँ कुछ दिन पहले ही नई टेक्सटाइल और चमड़ा नीति को लागू किया गया, जहाँ वहीं अब सरकार ने छोटे उद्यमियों के लिए भी बड़ा निर्णय लिया है। जहाँ नीतीश सरकार ऐसे छोटे उद्यमियों को जल्द से जल्द उत्पादन शुरू करने के लिए खुद शेड निर्माण करने का फैसला किया है। इन बने बनाए शेड में उद्यमियों को सिर्फ अपनी मशीन स्थापित करने होंगे और उत्पादन शुरू करना होगा। जब सरकार प्लग एंड प्ले के तहत प्री फैब्रिकेटेड शेड होगा। एक शेड के निर्माण में करीब 15 करोड़ का खर्च होगा। फिलहाल सरकार ने 5 जिलों में ऐसे शेड का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल सरकार के द्वारा 5 जिलों में ऐसे शेड का निर्माण किया जाएगा, जहां उद्यमी सिर्फ उपकरण लगा करके फैक्ट्री शुरू कर सकेंगे। जहाँ जमीन से लेकर के बिजली पानी तक की व्यवस्था सरकार की है। जहाँ इससे बिहार में औद्योगिक विकास की रफ्तार को बढ़ाया जा सकेगा। इस योजना के तहत भागलपुर के अलावा मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, चंपारण और बिहटा में शेड का निर्माण होगा। शेड का निर्माण 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 75 करोड़ रुपए की टेंडर निकाली है। इसका 5 जुलाई को टेक्निकल बिड खुलेगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।